झगड़ालू जेठानी, होशियार देवरानी। शोभितपुर गांव में सुगंधा अपने पति धर्मेश और दो बेटे जीतू और पारस के साथ रहा करती थी। जीतू की शादी जूली से हुई थी। हॉल में बैठा ससुर अखबार पढ़ते हुए रसोई में काम कर रही बहू से बोलता है, बहू, अरे ओ जूली बहू, जरा जल्दी से एक कप चाय तो पिला दे। अरे मलाई मारकर। ससुर जी को भी ना चैन नहीं, बस हर दूसरे पल चाय की प्याली की फरमाइश लेकर शुरू हो जाते हैं। जूली भाभी, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अरे भाग्यवान, मेरी दफ्तर की फाइल कौन सी ड्रॉर में रखी है, मिल नहीं रही। बहू, मेरी चाय का क्या हुआ, इतनी देरी हो गई है। अरे कहाँ रह गई भाग्यवान, जल्दी से आओ। बहू बेचारी सोच में पड़ जाती है कि किसका काम पहले करूं, और गुस्से में बाहर आकर गरजते हुए बोलती है, बस कीजिए आप सभी, जिसे देखो जूली का राग अल्पाए हुए हैं। जुलूस निकाल कर रख दिया है जूली का। माँ जी, अब ये ससुराल की बढ़ती जिम्मेदारियां मुझसे अकेले नहीं संभाली जाएगी। बेहतर होगा कि आप मेरा हाथ बटाने के लिए देवरानी ले आए, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और आप सभी देखते रह जाओगे। बहू की धौंस भरी धमकी सुनकर ससुराल के लोग सोच में डूब जाते हैं, जिसके बाद सास बोलती है, वैसे बहू, तेरी बात में दम तो है। पारस भी शादी के लायक हो चुका है, अब तेरी देवरानी की तलाश जारी करनी ही पड़ेगी। काफी खोजबीन के बाद सुगंधा की तलाश दिल्ली शहर में रहने वाली दीप्ति पर खत्म होती है। कुछ ही दिनों के बाद दीप्ति बहू बनकर ससुराल आती है। ससुराल में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। शुक्रिया जेठानी जी, आपने मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ देर बाद देवरानी अपने कमरे में आ जाती है और अगली सुबह देवरानी जल्दी सुबह जागकर सारा काम करती है। तभी जेठानी बोलती है, दीप्ति, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए तुम्हें सारा खाना अकेले ही पकाना पड़ेगा। मैं चाहकर भी तुम्हारा हाथ नहीं बटा सकती। कोई बात नहीं जेठानी जी, वैसे भी इतने वक्त से तो आप ही ससुराल की जिम्मेदारियां संभालती आई हैं ना। चंट जेठानी अपनी देवरानी के सामने झूठी सफाई का दिखावा करके अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलती है। वही देवरानी खुशमन से सभी के खातिर खाना बनाकर मेज पर परोसती है। आप सभी खाना शुरू कर सकते हैं। ससुराल के सभी सदस्य जैसे ही खाने का एक निवाला खाते हैं तो बोलते हैं, अरे वाह छोटी बहू, अरे क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। मिर्ची मसाले के मामले में तो एकदम नब्बा तुला हाथ है तुम्हारा। सचमुच बहू, तेरे हाथों के बने खाने के आगे तो हलवाई के हाथ भी फीके पड़ जाएं। इतना लजीज खाना बनाया है तूने, स्वाद तो मुंह में घुल मिल गया है। सचमुच दीप्ति, बड़ा ही दमदार खाना बनाया है तुमने। बस ऐसा ही जायकेदार खाना बनाना अपनी जेठानी को भी सिखा दो, क्योंकि इसे तो झगड़ा झंझट करने के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। अपनी देवरानी की तारीफों से जली भुनी जेठानी अपनी जुबान से अंगारे बरसाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो जैसे तुम्हें खाने में जहर परोसती थी ना। मेरे प्यारे पतिदेव, देवरानी ने एक दिन खाना बनाकर खिला क्या दिया, सभी के जुबान से फूल झड़ने लगे। और जब यही खाना मैं बनाती थी तो सभी मुंह सड़ाकर खाते थे। अपनी जेठानी का झगड़ालू अवतार देखकर देवरानी दंग होकर फुसफुसाती हुई बोलती है, ये जेठानी जी तो बड़ी ही जलोकड़ी निकली। किचन में तो मेरे सामने मीठी छुरी की तरह चिकनी चुपड़ी बातें कर रही थी, और अब देखो, देवरानी की जरा सी तारीफ भी नहीं सुनी गई। देवरानी उस बात को भूल जाती है, मगर झगड़ालू जेठानी अभी कहाँ थमने वाली थी। उसी शाम, अरे ओ देवरानी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जी जेठानी जी, आपने बुलाया। सूरज ढले घंटा भर हो गया, मगर तुम्हें तो वक्त का कोई तकाजा ही नहीं। अरे रात के खाने की तैयारी क्या 12 बजे के बाद करोगी? जेठानी जी, आप फिक्र मत कीजिए, खाना मैं बना लूंगी, और नींबू पानी भी। वो क्या है, आपका पारा हमेशा चढ़ा ही रहता है, इसलिए अपनी ये उलुल जुलुल बातें ना जूली को मत सुनाओ, समझी? अब सभी को तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद पसंद आ गया है, इसीलिए अब से खाना तुम ही बनाओगी। मैं रसोई घर में अब कोई रिस्क नहीं लूंगी। जलोकड़ी जूली अपनी देवरानी पर हुक्म जताकर कमरे में चली आती है
ऐसे ही समय बीतता है और बेचारी देवरानी अकेले ही ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभालती। तभी एक दिन उसका पति पारस उसे बोलता है, दीप्ति, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम सब कुछ अकेले ही कर रही हो। भाभी किसी भी कामकाज में तुम्हारा हाथ नहीं बटाती। जाने दीजिए पारस, शायद मैं जेठानी जी के मुंह लगकर ससुराल की शांति भंग नहीं करना चाहती। दीप्ति ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी सास सुगंधा वहां आकर बोलती है, छोटी बहू, अगर तू ऐसे ही जरूरत से ज्यादा काम करती रही तो बीमार पड़ जाएगी, और अगर 2 जन मिल बांट कर काम करेंगी तो अच्छा रहेगा। सास की बातें सुनकर देवरानी खुद से बोलती है, ठीक ही तो कह गई माँ जी। वैसे भी जब से मैंने जेठानी जी को ढील क्या दी, वो अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जरूरत से ज्यादा ही कामचोर बन गई हैं। थोड़ी ही देर बाद दीप्ति अपनी जेठानी के कमरे में आती है जहां जूली टीवी में सीरियल देख रही थी। जेठानी जी, अगर आपकी सास बहु साजिश वाली सीरियल समाप्त हो गई हो तो मैं बता देती हूँ कि शाम का खाना आप बनाएंगी। खाना बनाना तो दूर, मैं किचन में कदम तक नहीं रखूंगी। वैसे भी सभी को तुम्हारे हाथों के खाने का चस्का चढ़ा है। ठीक है, खाना मैं बना लूंगी, बाकी का बचा काम आप कर लेना। उम्मीद है इतना तो आप कर ही सकती हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, तो बस मैं कोई काम नहीं करूंगी। देवरानी हो देवरानी की तरह रहो। जेठानी पर दादागिरी झाड़ने की बेफिजूल कोशिश मत करो। देखो जेठानी जी, ये झगड़ा झंझट करके इस बार आपकी दाल आपकी देवरानी के सामने नहीं गलेगी। या तो बर्तन कपड़े आप धो या खाना पकाना खुद करो। जेठानी अपने ही फट्टे में फंस कर रह जाती है और कुड़कुड़ाती हुई कपड़े धोने चली जाती है। देवरानी होकर मुझ पर दामन चलाती है, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। मैले कुचैले कपड़े धोऊंगी मैं और दोष दूंगी अपनी देवरानी को, जिसके बाद मेरी देवरानी खुद ब खुद ससुराल वालों की नजरों में खटकने लगेगी। जेठानी जानबूझकर कपड़ों को गंदे तरीके से धोकर बोलती है, बस अब थोड़ी देर के बाद होगा धमाका। कुछ देर बीतने पर जूली अपने कमरे से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, अरे जल्दी से यहाँ आओ, गजब हो गया। अरे क्या हो गया? अरे ये देखिए, मेरी चिड़ोकली देवरानी ने जानबूझकर मेरे धुले कपड़ों को दाग से भर दिया। अरे बड़ी बहू, दिन दहाड़े ही भांग खा ली है क्या? सारे कपड़े तो एकदम साफ है। तुझे बेफिजूल में झगड़ने की बुरी आदत पड़ गई है। और नहीं तो क्या जेठानी जी, मैं आपकी देवरानी हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी जो आपका काम बढ़ाऊंगी। सास की फटकार और देवरानी की होशियारी देखकर झगड़ालू जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है। मगर इतने सब से भी झगड़ालू जेठानी के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जेठानी लगातार जाल बनाती, मगर देवरानी अपनी होशियारी से हर जाल को मात दे देती। एक रात की बात है। देवरानी जी, माँ जी तुम्हें बाहर बुला रही हैं, मगर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे तो मैं क्या तुम्हें झूठ बोलूंगी? तुम्हारी जेठानी सिर्फ जुबान की कड़वी है, झूठी नहीं है। जेठानी की बातों में आकर देवरानी सास के पास चल पड़ती है। तभी जलोकड़ी जेठानी अपने लिए अलग से सब्जी निकालकर मिर्च की बरनी दाल और सब्जी में उड़ेल देती है। अब मजा आएगा जब सभी अपनी चहीती के हाथों बना मिर्चदार खाने का चटकारा लगाएंगे। थोड़ी ही देर बाद देवरानी सभी को खाना परोसती है और जैसे ही जेठानी सभी के साथ खाना खाती है, उसकी जुबान से बड़ी चीख निकल पड़ती है। ओ माँ, मर गई। मैंने तो ये मिर्च इन सभी के खाने में डाला था, फिर ये मिर्च मुझे क्यों लग रही है? क्योंकि मिर्ची जलने वाले को ही लगती है जेठानी जी। मुझे पता था कि मेरे किचन से निकलते ही आप कोई ना कोई कारस्तानी करेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही दूसरी दाल और सब्जी फ्रिज में रख दी थी। अरे कैसी डायन देवरानी है, अपनी जेठानी की जुबान जला डाली। उम्मीद है जेठानी जी, इसके बाद आप मेरी मुश्किल और नहीं बढ़ाएंगी, क्योंकि आपकी देवरानी की होशियारी हर बार आपकी चाल से 2 कदम आगे की होती है। आखिर में देवरानी की होशियारी के आगे जेठानी हार मान जाती है और अपनी जिम्मेदारियों को बगैर किचकिच किए निभाने लगती है। बिजनौर गांव में रहने वाली देवकी देवी के 2 बेटे थे, जिनका नाम श्रवण और अक्षत था। देवकी देवी मजे से रजाई ताने सो रही थी, तभी उसके कानों में घंटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बुरा सा मुंह बनाए कमरे से निकलकर मंदिर में आती है। तभी उसके संस्कारी बेटे पीछे पलटकर कहते हैं, माँ उठ गई आप?
अरे मेरी नामुराद औलाद, आज फिर तुम दोनों के इस घंटी ने मेरे सुनहरे सपने का कत्ल कर दिया। अरे कितने खुशी से नाचती हुई मैं बैंड बाजा बारात लेकर अपनी करोड़पति बहू के दहलोक पर कदम धरा ही था कि तुम दोनों ने सब गुड़ गोबर कर दिया। माँ, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब आप अपने करोड़पति बहू के ख्वाब को लेकर हम पर कुड़कुड़ाती नहीं। माँ, जोड़ियां तो ऊपर से बंद कर आती हैं। खबरदार श्रवण, जो मेरे इस ख्वाब के बीच अपने इस ऊल जलूल बातों को भरा तो। अरे जमा पूंजी लगाकर तुम दोनों को विलायत भेजा था ताकि तुम मॉडर्न बनकर लौटो, मगर उल्टी गंगा बह चली। मॉडर्न की बजाय बोर्डम बनकर आ गए। अरे तुम्हारे सर्वगुण संपन्न आचरण को देख कौन सी करोड़पति लड़की तुम्हें अपना पति बनाएगी? माँ, ये लत आपको ले डूबेगी। काश के समय रहते आपके सर से करोड़पति बहू की सास बनने का भूत उतर जाए। गुजरते समय के साथ देवकी देवी अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। एक दिन पंडित लखराम उनके घर आते हैं। अरे देवकी बहन, घर में हो क्या? अरे आइए आइए पंडित लखराम, कहिए कहाँ तक पहुँची आपकी खोज? अरे इस बार तुम्हारे दोनों अनमोल रतन के लिए बहुत अच्छे से घर से रिश्ते लाया हूँ। लोग बड़े ही खानदानी हैं। अरे लखराम पंडित जी, खानदान को डालिए थूकदान की पेटी में और ये बताइए कि दान दहेज मिलने के क्या आसार हैं? देखो देवकी बहन, वैसे तो ये लड़कियां ज्यादा रईस घराने से नहीं है, मगर हाँ, अगर तुम्हारे घर में बहू बनकर आ गई तो तुम्हारे घर को संवार देंगी। आखिर हर सास सर्वगुण संपन्न बहू ही तो चाहती है। जी नहीं पंडित जी, देवकी देवी की पसंद हटकर है, क्योंकि मुझे करोड़पति बहू चाहिए। ऐसी बहू तलाशना आपके बस की नहीं तो जय राम जी की। देवकी बड़े ही बेरुखी के साथ पंडित जी के साथ पेश आकर उन्हें घर से जाने को कह देती है और अपने हित कुटुंब में अपने बेटों की तस्वीरें बांट देती है। और आखिरकार देवकी देवी के कदम करोड़पति शूरवीर सिंह के बेटियों पर जा रुकते हैं, जिसे देखकर देवकी अपने दोनों बेटों का रिश्ता अमायरा और आलिशा से करती है, जिसे उसे दहेज में करोड़ों रुपए कैश में मिलते हैं। दहलीज पर खड़ी दोनों बहू घूंघट झटक कर देविका देवी की बेइज्जती करते हुए कहती हैं, ओह गॉड सासू माँ, आपका ये घर तो चिड़िया के घोंसले जितना छोटा है। इससे बड़ा तो हमारे घर का बाथरूम है। कितनी गर्मी है यहाँ। अरे बहू थोड़ा ठंड रख, क्यों पूरे गांव देहात के सामने अपनी सास की जगह साई कर रही है? हाय गर्मी, कोई एसी चलाओगे प्लीज? ये सुनकर सभी लोग देवकी का ठट्ठा उड़ाते हुए ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। अच्छा देवकी, हम चलते हैं। वो क्या है ना, तुम्हारी करोड़पति बहू बड़े घर से है, इसलिए हम ये सस्ता सा तोहफा देंगी तो हम एम्बेसडर हो जाएंगे। उसे एम्बैरेसमेंट कहते हैं, बोर्डमा लेडी। इसी के साथ दोनों बहू अपना रईसपना दिखाते हुए जमीन रौंदती हुई कमरे में चली जाती हैं। उस रात देवकी नोटों के बंडल पर पसरी हुई पैसे से हवा करती हुई कहती है, क्या बात है देवकी देवी, क्या कमाल की दाव खेली है। ये नोटों के बंडल पर क्या जबरदस्त नींद आएगी। अब ये गांव देहात देखेगा इस करोड़ों रुपए से मैं कैसे अपनी काया पलट करती हूँ। अगली सुबह देवकी के दोनों बेटे शहर रवाना हो जाते हैं, जिसके बाद देवकी हॉल में बैठी ही होती है कि उसकी दोनों अमीर बहू उसके आजू बाजू आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, हे यू ओल्ड लेडी, चल खड़ी हो और जल्दी से हमारे लिए कोल्ड कॉफी बना कर ला। अरे बहू, शादी ब्याह के भाग दौड़ में कहीं तुम्हारा भेजा तो नहीं खिसक गया? बहू के रहते सास का कामकाज करना शोभता है क्या? अरे ओ बुढ़िया, हमें तेरा भाषण नहीं सुनना, चुपचाप से जा और जो कहा है कर। करोड़पति बहुओं का ये रवैया देख देवकी की आंखें नम हो जाती हैं, मगर उसने अपनी स्वेच्छा से करोड़पति बहुओं का बीज अपने आंगन में बोया था, जिसकी कटनी उसे अब काटना भारी पड़ रहा था। थोड़ी देर में वो कॉफी लेकर अपनी बहू को दे देती है, जिसे पीकर दोनों बहू बकबकासा मुंह बनाकर कहती है, आहा थू, हरियो हमारी गरीब सो कॉल्ड सासू माँ, तुम लोग ऐसी चाय कॉफी पीते हो जिसमें दूध का पता ही नहीं, मुंह का टेस्ट बिगाड़ दिया। जाओ जाकर हमारे लिए प्योर दूध की कॉफी बनाओ। ठीक है बहू। करोड़पति बहू के खौफ के कारण देवकी दूसरी दफा कॉफी बनाकर उन्हें देती है। उस रोज के बाद से दोनों करोड़पति बहू हर दिन देवकी पर दामन चलाती। एक दिन सफाई के दौरान देवकी के हाथों एक गुलदस्ता गिर जाता है। अरे ओ बुढ़िया, अब कौन सा नया नुकसान कर दिया तूने? बहू वो
अचकचे में ये गुलदस्ता गिर गया। अरे मेरी गवार सासू माँ, जानती भी हो ये वास कितना महंगा था, पूरे 2.5 लाख का था। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? आज से अगले 10 दिन तक तेरा दाना पानी बंद। करोड़पति बहुओं की ज्यादतियों के कारण उस रात देवकी को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। ऐसे में नींद भी उससे नाता तोड़ लेती है और देवकी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, काश कि मैं करोड़पति बहू पाने की हट समय रहते छोड़ दी होती, तो आज मुझे उनके जुल्म नहीं सहने होते। शायद मैं जिन गरीब घर की बेटियों का तिरस्कार किया, इसलिए आज ये दिन भोगना पड़ रहा है कि मेरी रईस बहुएं मुझे अपने नखरे की आड़ में नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। देवकी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। देवकी का सारा दिन अपनी करोड़पति बहुओं के नखरे झेलती, साथ ही अपने ही घर में नौकरों की तरह रहा करती। तब जाकर उसे रूखा सूखा खाना नसीब होता, जिसके चलते धीरे धीरे सेहत उसका साथ छोड़ने लगी। एक दिन उसकी तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। अरे ओ बुढ़िया, चल उठ, सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है। तुझे पता है ना हम साफ सफाई में रहती है। चल जल्दी से घर क्लीन कर। बहू, मुझ बुढ़िया के शरीर में एक डग चलने भर का भी बल नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझ पर तरस खा। चल उतर इस बेड से, ये रजाई भी छोड़, क्योंकि ये सब कुछ हम करोड़पति बहू के घर से आया है। जाकर मर अपनी टूटी फूटी खटिया पर। दोनों बहू ऐसा कर ही रही थीं। उनके पति सुबह सुबह शहर से लौट आते हैं और गुस्से में चिल्ला उठते हैं, अमायरा, क्या चल रहा है ये सब? अपनी सास के संग ऐसा बुरा बर्ताव करते तुम्हारे हाथ नहीं कांप रहे? कैसा लगेगा अगर ऐसा ही भद्दा बर्ताव तुम्हारे भाई की बीवी तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के साथ करे तो? श्रवण की फटकार सुनकर दोनों बहुओं के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है। क्या हुआ? अपने पर बात आते ही होठ सिल गए? अब तुम हमारे घर में नहीं रहोगी, इसलिए अपनी सो कॉल्ड शानो शौकत के साथ चली जाओ हमारे घर से। नहीं अक्षत, हमें इस घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? माँ जी हमें माफ कर दीजिए, नादानी में हमसे भारी भूल हो गई, हमें एक मौका दे दीजिए। जाने दे बेटा, इन्हें एक मौका दे दे। अपनी माँ के लिए एक भूल मेरे हाथों हुई और एक भूल इनसे हुई। इन्हें एक मौका दे दे ताकि हमारे मन में कोई मलाल ना रुके। देवकी की बात मानकर श्रवण और अक्षत उन्हें एक मौका दे देते हैं, जिसके बाद दोनों बहुएं अपने बुरी आदतों को सुधार लेती हैं और साथ ही ससुराल की बागडोर भी संभालने लगती हैं। कल तक जिस देवकी देवी के लिए करोड़पति बहू से बढ़कर कुछ नहीं था, आज उसकी सोच नई राह पर मुड़ चुकी है। आज देवकी के लिए परिवार की संपत्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अपने माता पिता की एक साथ चिता जलते हुए देख दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोती हैं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो गए, मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए। ममता, माँ बाबा की दुर्घटना हादसे में भले ही हम अकेले पड़ गए, पर मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगी। अब हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब हमें आगे बढ़ना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसलिए हम शहर जाकर काम करेंगे, वरना इस गांव में माँ बाबा की हमेशा याद आएगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, माँ बाबा ने हमें इतना बड़ा तो कर ही दिया है कि हम अपने पैरों पर खुद खड़े हो पाएं। ठंड बढ़ रही थी। 3 दिन बाद ही वो दोनों अपना सारा सामान बांधकर शहर जाने के लिए रवाना हो जाती हैं और ट्रेन में बैठ जाती हैं। तभी बड़ी बहन आस्था चाय और भुजिया लाकर कहती है, छोटी, तूने कुछ भी खाया नहीं है, ये ले खा ले, फिर 2 घंटे तक कोई स्टेशन नहीं आएगा और हम शहर पहुंच जाएंगे, इसलिए आराम भी कर लियो। मेरी तरह दीदी आपने भी कुछ नहीं खाया, आप भी खाओ, दोनों साथ में खाते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहन साथ में नाश्ता कर सो जाती हैं। तभी एक चोर चुपके से सभी लोगों की नींद का फायदा उठाते हुए उनके पैसे जेवर सब चुरा लेते हैं। उन दोनों अनाथ बहनों की पोटली में से भी वो चोर बचे कुचे पैसे की चोरी कर लेता है और कहता है, किस गरीब की पोटली है, मात्र 50,100 ही रुपए निकले, दिमाग खराब कर दिया, तरस आ रहा है बेचारों पर मैं ये पैसे क्यों छोड़ूं? तभी ट्रेन धीमी होते ही वो चोर चलती ट्रेन से कूद जाता है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तो सबको अपना सामान और पैसे गायब मिलते हैं। ये देखकर ट्रेन में हाहाकार हो जाता है। शोर सुनकर आस्था भी अपनी पोटली खोलती है और कहती है, हे भगवान, बचे खुचे पैसे थे वो भी चोरी हो गए। अब हम इस नए शहर में कैसे सफर करेंगे? ये क्या हो गया इस गरीबी में और क्या झेलना पड़ेगा? दीदी परेशान मत हो, क्या पता इस शहर में आकर कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान है ना, जिन्होंने चोंच दी है पेट भी अब वही भरेंगे।
तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। कुछ देर बाद दोनों अनाथ बहनें ट्रेन से उतर जाती हैं। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरती हैं। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है हमने। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसे न घर। कुछ नहीं मिला तो इसी जंगल में गुजर बसर करने लगेंगे हम। तभी उन्हें जंगल से एक आवाज आती है। रोना बंद करो, तुम्हारे कष्ट का समाधान मेरे पास है। मेरी ओर आओ और सीधा चली आओ। ममता, तुमने ये आवाज सुनी? कहाँ से आ रही है? हाँ दीदी, मैंने भी आवाज सुनी। चलो इस आवाज के पीछे चलते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे। दोनों बहनें उस आवाज की ओर बढ़ती हैं जहां उन्हें एक सुंदर सा पेड़ और उस पर 3 खूबसूरत ड्रेस दिखती हैं। तभी वो पेड़ फिर से कहता है, तुम दोनों बहुत परेशान हो। तुम्हारी बातें सुनी मैंने। ये ड्रेस देख रही हो, ये तीनों जादुई ड्रेस हैं जो तुम्हारी बहुत काम आ सकती हैं। ये मैंने किसी जरूरतमंद के लिए रखी थी और इस वक्त तुमसे ज्यादा जरूरतमंद मुझे कोई दिख नहीं रहा। इसलिए ये जादुई साड़ी, जादुई गाउन और जादुई लहंगा तुम दोनों अनाथ बहनें ले लो। पर ये तीनों ड्रेस हमारी कैसे मदद कर सकती हैं? वो ऐसे कि जादुई साड़ी तुम्हें ढेर सारे सोने के जेवर देगी। दूसरा, ये गाउन तुम्हें चांदी के बर्तन देगा। तीसरा, ये खूबसूरत लहंगा तुम्हें तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने की चीजें देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझकर हमें ये 3 जादुई ड्रेस दी। हम इसका मान रखेंगे। चलते हैं। तीनों बहन कुछ दूर जाकर ही जंगल में अपनी एक कुटिया सी बना लेती हैं। अंदर आकर वो कहती हैं, ममता, जब तक हम दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाएं, तब तक यही हमारा घर रहेगा। दीदी, उस पेड़ ने 3 जादुई ड्रेस को दिया है। बहुत भूख लग रही है, कुछ मांगो ना उससे। ठीक है। हे जादुई लहंगे, अगर तुम सच में हमें स्वादिष्ट खाना दे सकते हो तो हमारी भूख मिटा दो। आस्था के कहते उस लहंगे की एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट खाना निकल कर आता है। तभी ममता कहती है, अरे वाह दीदी, इस लहंगे में से कितना स्वादिष्ट खाना निकला है। मेरे पसंदीदा छोले भटूरे, कुल्फी, आपका पसंदीदा आलू पूरी, पिज्जा। इससे तो हम अच्छे से पेट भर लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलो खाना खाते हैं। तभी दोनों बहनें बड़े चाव से उस सारे खाने को खत्म कर लेती हैं और आस्था कहती है, ममता, खाना खाते समय मेरे मन में से एक बात आई। हमें काम तो करना ही था, क्यों ना हम इन स्वादिष्ट खानों को सस्ते में बेचकर अपना खर्चा चलाएं, साथ ही गरीबों को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। अगले दिन जंगल की लकड़ियों से आस्था एक टेबल बना लेती है जिसे सड़क पर लगाकर अपने जादुई लहंगों से खाना मांगती है। उसके कहते ही अलग अलग प्रकार के व्यंजन आते हैं जिन्हें वो मेज पर लगाकर बेचने लगती है। आइए आइए, छोले भटूरे, आलू पूरी, मैगी, आइसक्रीम खा लीजिए, सब 20-20 रुपए प्लेट। अरे, छोले भटूरे की प्लेट इतनी सस्ती? जरा मुझे 2 प्लेट दे दो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, और आलू पूरी भी दे दो। ये लीजिए भैया। ये लीजिए पैसे। ऐसे ही उस रोड से आने वाले जाने वाले सभी लोग उससे खाना खरीदते हैं। दोनों बहनों की अच्छी कमाई हो जाती है। अरे वाह दीदी, हमने तो इस खाने को बेचकर 2000 रुपए कमाए। ऐसे ही रोज कमाएंगे तो महीने के 60,000 तो आ ही जाएंगे। हाँ बहन, ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। वो दोनों टेबल उठाकर जा ही रहे थे कि एक पति पत्नी रोकर हाथ फैलाकर कहते हैं, बेटी, हमारी मदद कर दो। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। उसके दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 11 चांदी के बर्तन और जेवर मांगे हैं। हम पर इतने पैसे नहीं हैं। हाँ बेटा, तुम किसी तरह हमारी थोड़ी सी मदद कर दो, वरना मेरी बेटी की बारात वापस लौट जाएगी। अरे हम कहाँ से? आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी थोड़ी नहीं पूरी मदद करूंगी। बस थोड़ा सा समय दीजिए। ये कहकर आस्था अपनी जंगल की झोपड़ी में जाकर उन दोनों ड्रेस के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई साड़ी, जादुई गाउन, मैं एक गरीब की मदद करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे कुछ गहने और 11 बर्तन देने का कष्ट करें। जादुई दोनों ड्रेस उसकी विनती सुनकर एक तेज रोशनी में जादुई साड़ी अपनी साड़ी से ढेर सारे सोने के गहने देती है और जादुई गाउन ढेर सारे चांदी के बर्तन देता है। शुक्रिया जादुई ड्रेस। फिर वो उन दोनों को 2 अलग अलग रंग की पोटली में लिए उन पति पत्नी के पास पहुंच जाती हैं। ये लीजिए, चांदी के 11 बर्तन और गहने हैं।
अब आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। शुक्रिया बेटी, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। भगवान तुम दोनों को भी खुश रखे। जी बिल्कुल। ऐसे ही दोनों बहनें जादुई लहंगे की सहायता से रोज खाना बेचकर पैसे कमाती हैं और उस खाने को वो मंदिर के बाहर बैठे भूखे बेसहारा लोगों को पेट भरकर खाना खिलाती हैं। कुछ दिन में दोनों बहन जादुई साड़ी के सोने के जेवर को बेचकर आए पैसों से एक अच्छा सा घर ले लेती हैं, जहां वो तीनों अपनी जादुई ड्रेस के साथ रहती थी। 7 महीने बीत जाते हैं। ममता जादुई गाउन की मदद से शादी के लिए चांदी के बर्तन बेचती थी, तो वहीं आस्था उसी शादी में जादुई लहंगे की मदद से केटरिंग का काम संभालती है, जिससे दोनों बहन बहुत तरक्की कर लेती हैं। एक दिन शादी की पेमेंट देकर एक बूढ़ा उनसे कहता है, तुम दोनों की मदद से मेरे बेटे की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। ये सबने खाने की यहाँ तारीफ की है और तुम्हारे चांदी के बर्तन भी बहुत अच्छे थे। तुम दोनों बहनें आखिर कब तक ऐसे रहोगी? तुम्हारी भी शादी की उम्र हो रही है बेटा, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबा, पर अभी हम दोनों बहनें और मेहनत करना चाहती हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा बच्चों। इस तरह दोनों बहनें दिल लगाकर और मेहनत करती हैं और जादुई ड्रेस के साथ ऐसे लोगों को खाना खिलाती हैं और अपने करियर को अच्छा बनाती हैं। 2 साल बाद दोनों बहनों को अपने ही जैसे ही 2 सुंदर और अनाथ लड़के मिलते हैं, जिनके साथ वो बहुत घुल मिल जाती हैं और जादुई लहंगे और जादुई लाल साड़ी को पहनकर उनसे शादी कर लेती हैं। फिर दोनों बहनें अपने पति से कहती हैं, नील आप फिक्र मत करिए, हमारा घर है, हम चारों वहाँ अच्छे से रहेंगे। ठीक है, पर भाभी, ममता, हम दोनों अपना काम करेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है। इस तरह दोनों बहनें अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ जाती हैं, साथ ही लोगों की मदद भी करती हैं और हमेशा के लिए उन तीनों जादुई ड्रेस को एक राज बनाकर रखती हैं। भरतपुर गांव में रहने वाला गोपी एक गरीब दर्जी था। उसके परिवार में कुल 3 जन थे, गोपी, उसकी पत्नी रमैया और बेटी कलिका। कलिका का रंग बेहद काला था, मगर वो मन की बेहद साफ थी। देर रात दर्जी की दुकान बंद करके गोपी घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए? माँ कब से आपकी राह देख रही थी। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। जैसे ही कलिका रसोई घर का रुख करती है, रमैया बोलती है, अजी कलिका के ब्याह की कुछ बात बढ़ी क्या? हाँ भाग्यवान, कल दुलारी जी अपने बेटे के साथ हमारी बेटी को देखने आ रही है। ईश्वर से यही विनती है कि अब की बार हमारी बेटी की जोड़ी बंधन का गठजोड़ हो जाए। देखते ही देखते रात का अंधेरा चढ़ते सूरज के साथ सवेरे में ढल जाता है। रमैया अपनी बेटी कलिका से कहती है, कलिका बेटी, आज तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आने को है। ये गुलाबी रंग की साड़ी तुझ पर बहुत खिलेगी, इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। थोड़ी ही देर में दुलारी अपने बेटे के साथ दर्जी गोपी के घर आती है। तभी कलिका हाथों में चाय नाश्ता लिए उनके सामने आती है, जिसे देखकर दुलारी बौखलाकर बोलती है, गोपी भाई, फोन पर तो तुमने अपनी बेटी की बड़ी बड़ाई हाकी थी कि तुम्हारी बेटी खरा सोना है, यहाँ तो कोयले की खान निकली। इतने भी बुरे दिन नहीं आए दुलारी देवी के जो अपने बेटे की शादी इस काली कमली से करना पड़े। बहन जी, जानता हूँ कि मेरी बेटी रंग की जरा पक्की है, मगर मन की मैली नहीं है। एक बार इसकी बाहरी रंगत छोड़कर देखिए। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर एक शर्त है। अगर तुम दहेज के दाम में 10 लाख रुपए नगद, 4 चक्के की गाड़ी और बड़े से बैंकेट हॉल में ब्याह करोगे। दुलारी के मुंह से दहेज की डिमांड सुनकर गरीब गोपी के माथे पर चिंता की लकीर उभर आती है, जिसे देखकर कलिका कहती है, माफ कीजिए, मगर मुझे ये ब्याह नहीं करना। बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ लौट जाएं। वो रहा दरवाजा, जाइए और किसी रईस घर का द्वार खटखटाइए, जहां आपको ढेरों दान दहेज मिले। जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना गोपी दर्जी, इस जन्म में तो तुम्हारी काली बेटी का कन्यादान होने से रहा। ये काली कमली तुम्हारी छाती पर किल्ला गाड़ कर रहेगी। हाँ, क्योंकि किसी को शौक नहीं अपने घर में अंधेरा करने का। दुलारी के जाते ही कलिका औंधे मुंह धरती पर बैठ जाती है। तभी रमैया कहती है, कलिका बेटी, संभाल खुद को। माँ,
बाबूजी, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। मेरे काले रंग के कारण आप दोनों हमेशा रुसवा होते हैं। बाबूजी, शायद भगवान आपकी बेटी के हाथों में ब्याह की लकीरें खींचना भूल गए, इसीलिए अब फिर कभी मेरे ब्याह की बात मत करना। यह पहली दफा नहीं था जब कोई कलिका का ठट्ठा उड़ाकर उसे ठुकरा कर गया। इस वाक्य ने कलिका के मन में भारी ठेस पहुंचाई। इसलिए कलिका अपने पिता के साथ दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलना सीखने लगी। कुछ महीने बीत गए। अरे वाह बेटी, क्या बात है, तू तो अपने बाबूजी से भी बेहतर कपड़े की कटिंग करने लगी है और सिलाई भी एकदम सटीक कर रही है। वो तो होगी ही ना बाबूजी, मैं एक दर्जी की बेटी जो हूँ। समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद गांव में आनंद नाम का एक कलेक्टर आता है। गांव की सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थी, तभी कलिका कहती है, क्या बात है रंजना, तुम सभी इतना चहकती हुई किसकी चर्चा कर रही हो? ओहो, तुझे तो दिन भर अपनी दर्जी की दुकान से ही फुर्सत नहीं। अरे हमारे भरतपुर गांव में एक कलेक्टर आए हैं। उनका चेहरा एकदम दूध की तरह गोरा चिट्टा है और कद काठी में तो एकदम डैशिंग दिखता है। रहने दे रंजना, इसे मत बता, क्योंकि कलेक्टर साहब तो इसके काले रंग को देखकर ही दूर भाग जाएंगे। अपनी सहेलियों के ताने बाने सुनकर कलिका रोते हुए अपने दर्जी की दुकान पर आती है। ये भरतपुर गांव में ये अनजाना चेहरा, कहीं ये बाबू साहब वही कलेक्टर तो नहीं? देखिए गोपी काका, मैं इस गांव का कलेक्टर हूँ। अगर इस गांव में कोई भी गुंडागर्दी मौजूद है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कलेक्टर के सवाल पर दर्जी गोपी के होठ सिल जाते हैं, मगर कलिका हियाव बांधकर बोल पड़ती है, मैं बताती हूँ बाबू साहब। जग्गा नाम का एक आवारा गुंडा भरतपुर के दुकानदारों से हर हफ्ते बड़ा भुगतान लेकर जाता है, इसीलिए हम गरीब साल भर के मेहनत के बाद भी गरीबी की मार झेलते हैं। कलिका का बेखौफ बुलंद अंदाज देख आनंद उसकी ओर खींचा चला जाता है और जग्गा की गुंडागर्दी से गांव को निजात दिलाने की खुशी में गोपी कहता है, शुक्रिया आनंद बाबू, आज आपकी बदौलत भरतपुर गांव को जग्गा जैसे गुंडे से रिहाई मिली है। काका, इस जीत की असल हकदार कलिका है, जिसने मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए आनंद कलिका को वो हार पहना देता है। कलिका के मन में आनंद के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। एक रोज कलिका खुद से कहती है, कलेक्टर बाबू ने अपना हार तो मुझे दे दिया है, मैं उन्हें क्या दूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि उन्हें देने के लिए कोई उपहार मोल ले सकूं। क्यों ना मैं अपनी दर्जी के हुनर से उनके लिए एक शर्ट सिलूं? कलिका पूरे मन से आनंद के लिए शर्ट सिलने लग जाती है। ये देखकर उसका दर्जी पिता गोपी बात को भांप जाता है। बावजूद इसके वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता। फिर उसी शाम दर्जी कलिका आनंद के दफ्तर में दस्तक देती है। कलिका, तुम इतनी देर शाम यहाँ? बाबू साहब, मैं वो। अरे क्या बात है, तुम इतनी झिझक क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बाबू साहब, मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक शर्ट सिली है। पता नहीं आपको पसंद आए ना आए। आप तो मॉल के महंगे कपड़े लत्ते पहनते होंगे। नहीं कलिका, तुम्हारा तोहफा मेरे लिए मूंगों से भी बढ़कर है। शुक्रिया दर्जी साहिबा। आनंद की दिली हसरत जानकर कलिका के कदम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ललक के साथ देखने लगते हैं, मगर अगले ही दिन ये खबर गांव में आग की लपटों की तरह धधक पड़ती है। क्यों रे काली कमली, तू तो बड़ी शातिर निकली। कलेक्टर साहब को मीठी छुरी से जैसे फंसा रही है। अरे रंजना, इन शहरी बाबू का कोई भरोसा नहीं। अव्वल दर्जे के दगाबाज होते हैं। वो बेवकूफ नहीं जो दर्जी की बेटी के साथ फेरे लेंगे। बस इस काली कलिका से माने निकलकर अंधेरे करके फुर्र हो जाएंगे। दूर खड़ा आनंद ये सब सुन लेता है। वहीं कलिका मन ही मन में कहती है, सच ही तो कह रही है ये सब। मैं तो आनंद बाबू की धूल बराबर भी नहीं। वो भला मुझ बदसूरत से ब्याह क्यों करना चाहेंगे? हर पन्ना हीरा पाने की तमन्ना रखता है, मगर हीरा मिलता तो किसी एक खास को है। कलिका अपने मन को समझा बुझा कर घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि आनंद उसके घर पर है। अरे कलेक्टर बाबू, आप यहाँ? कलिका, तेरे तो भाग्य बड़े बलवान है बेटी। कलेक्टर साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं। गोपी की बात सुनकर कलिका की आंखों में खुशियों की बदरा बरस पड़ती है, मगर उसके मन में सखी सहेलियों के बोल की छवि उभर आती है। मुझे तुम्हारे जैसी सुलझी हुई जीवन साथी चाहिए। वो कोई और नहीं, तुम हो कलिका। मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी तुम्हारी छवि मेरे मन में बस गई थी।
मगर मैं तुम्हें पूरी तरह से जानना चाहता था। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे अपना हमसफर बनाने का हक देना चाहती हो या नहीं। आनंद की बात से कलिका के मन पर छाए काले मेघ छंट जाते हैं और वो शादी के लिए हामी भर देती है। आखिरकार गरीब दर्जी गोपी की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। किसने सोचा था कि कलिका की किस्मत इतनी बलवान निकलेगी कि वो कलेक्टर की पत्नी का पद पाएगी। सच में साथियों, तपस्या जितनी बड़ी हो उसका प्रतिफल उतना ही उम्दा होता है। 5 चुड़ैल बहनें भूख से व्याकुल होकर एक गांव में भटक रही थी। फिर वो जंगल जाकर छोटे मोटे जानवरों को खाकर अपना गुजारा चलाती है। तभी डकार मारकर चांदनी कहती है, आहा, अब जाकर चैन आया है। इतनी देर से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चलो किसी तरह तुम्हारी भूख शांत हुई, पर ये सब खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। शाकाहारी जो है शुरू से। ये तो बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। इस तरह से वो लोग जंगल में भटक कर जानवरों को खा लेते हैं। कुएं से पानी पीने पर लोग उनसे डर जाते थे, इसलिए जंगल के पास वाले कुएं के पास लोग कम ही आया करते थे। तभी सबसे छोटी चुड़ैल पीहू कांपते हुए कहती है, दीदी दीदी दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, तो इतनी कांप क्यों रही है? लगता है तुझे ज्यादा ठंड लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है तेरी? दीदी, इसे तो बहुत बुखार आ रहा है। ये ठीक कैसे होगी अब? पियो तो ये ओढ़ ले। एक औरत की शॉल रह गई थी, सोचा तेरी ठंड में कुछ तो कम होगी। ऐसा बोलकर आलिया चुड़ैल अपनी छोटी बहन को शॉल उड़ा देती है। पीहू चुड़ैल बुखार से तपकर बेहोश हो गई। ये देखकर चांदनी, आलिया चुड़ैल बहन रोने लग गई और मोनिका से कहती, दीदी मुझसे पियो की ये हालत देखी नहीं जा रही, इसे किसी तरह से ठीक करो ना। ऐसा करो, उसके लिए कंबल और कुछ खाने की गर्म चीजें ले आओ जिससे वो ठीक हो जाए, सूप वगैरह। ठीक है दीदी, हम लेकर आते हैं। दोनों चुड़ैल बहनें गांव में जाकर कंबल और गर्म सूप की तलाश करती हैं। वहीं एक औरत भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कोई खाना दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कोई तो मदद करो। अरे वो आंटी भी कितनी परेशान है, उन्होंने इतने दिन से कुछ नहीं खाया। जैसे खाने को ना खाकर हमारी हालत हो रही थी, वैसे उनकी भी हो रही है। तभी उसी गरीब सुमन को वो चुड़ैल बच्चियां दिखाई दे रही होती हैं, इसलिए वो उनके पास जाकर कहती है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आप हमें कैसे देख सकती हो? पता नहीं, पर तुम मुझे देख रहे हो। और तुम्हारी ये छोटी बच्ची क्यों रो रही है, बताओ मुझे। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई है, उसे ठीक करना चाहती हूँ। मैं समझ नहीं आ रहा कैसे। काश हमारे साथ कोई बड़ा होता जो हमारा ख्याल रखता। हमारी मम्मी नहीं है, इसलिए हम ठीक से खाना भी नहीं खा पाते, ऐसे ही भटक रही हैं। मेरी 3 बहनें वहाँ जंगल में हैं। आप कुछ करिए ना, मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। तुम अकेले बेसहारा हो? हाँ जी, हम बेसहारा हैं, हमारी आत्मा भटक रही है, हम अकेले नहीं रह पा रहे। क्या आप हमारी माँ की तरह ख्याल रखेंगी? ये भी कोई कहने की बात है, मेरा भी कोई नहीं है। अब से तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या हुआ है उसे बताओ। पीहू को बहुत बुखार आया और बेहोश हुई है वो जब से। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक कंबल है, बस एक मुर्गी का इंतजाम कर लो, मैं उसे सूप बनाकर पिलाऊंगी तो वो ठीक हो जाएगी। वो सूप गर्म होता है, इससे आराम मिलेगा उसे। इसका मतलब अब से हम आपको माँ बोल सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, अब तुम मुझे छोटी वाली बच्ची के पास लेकर चलो। हाँ ठीक है, मैं एक मुर्गा लेकर आती हूँ। आलिया, तुम माँ को जंगल में पीहू के पास ले जाओ। ऐसा कहकर चांदनी चुड़ैल गांव में जाकर मुर्गा ढूंढती है और आलिया गरीब औरत को जंगल में पीहू के पास ले जाती है। तब आलिया कहती है, माँ वो रही पीहू, वहीं पर है। आलिया, ये तो किसे ले आई है? और हम तो चुड़ैल हैं, हमें कोई देख नहीं सकता। फिर दीदी ये हमारी माँ है, पर अब से हमारे साथ ही रहेंगी। आपको ये हमें मांसाहारी खाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ हमारे साथ रहेंगे, हम माँ का ख्याल रखेंगे और माँ हमारा, जिसके बाद वो हमें संग गरम खाना भी बना कर खिलाएंगी। क्यों माँ? हाँ मेरी बच्ची। अच्छा तुम बता दो, तुम सबके नाम क्या है? माँ मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा नाम मोनिका है। मुझसे छोटी राधिका है और चांदनी तो आई नहीं है अब तक। वो कुछ लेने गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा, और आप जिसके साथ आई हैं उसका नाम आलिया है और जो बीमार है उसका नाम पीहू है। अरे मेरे पास कंबल है, मैं उसे उड़ा देती हूँ। तुम एक बर्तन में पानी लेकर आओ। अम्मा मैं लेकर आती हूँ। तभी राधिका चुड़ैल बच्ची एक कटोरे में पानी ले आती है और सुमन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर पीहू के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है।
इतने में चांदनी 2 मुर्गे लेकर आती है। वहीं सुमन जंगल में लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाकर एक बर्तन में उसका सूप बनाकर तैयार कर लेती है और अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को पिला देती है। तभी पीहू कहती है, अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, थोड़ा सा और मिलेगा? हाँ, और रखा है, पी लो। तभी वो सब दोबारा से उस सूप को पीते हैं। तभी सुमन कहती है, बच्चों, हम कब तक इस जंगल में ऐसे ही रहेंगे? कोई घर होता ना बर्तन है ना सामान है, और अगर तुम्हें शाकाहारी खाना खाना है तो उसके लिए राशन भी तो चाहिए। कैसे आएगा ये सब? ऐसे तो जंगल में खुले में रहोगे तो फिर कोई और भी बीमार पड़ सकता है। माँ, हमें एक पूजा विधि करनी होगी 5 को मिलकर, उसके बाद हम सब में जादू आ जाएगा। उस जादू से हम आपको बहुत सारा राशन और घर भी ला सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सब तुम कर पाओगे? हाँ माँ, बिल्कुल करेंगे, उसके बाद हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है। 5 चुड़ैल बहनें 24 घंटे तक एक मूर्ति के आगे आंख बंद करके विधि करती हैं, जिसके बाद उस मूर्ति में से 5 पर एक तेज रोशनी पड़ती है और सब आंखें खोलकर कहती हैं, दीदी, अब मुझे बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है, इस पेड़ को गिराकर देखूं? हाँ बिल्कुल। तभी चांदनी अपने हाथ से जादू निकालकर सामने के पेड़ को गिरा देती है। इस तरह चारों भी अपनी शक्तियों को आजमाती हैं। इसके बाद मोनिका अपने जादू से एक घर प्रकट करती है और राधिका घर में फर्नीचर लाती है। चांदनी रसोई में राशन भरती है, आलिया आसपास के फूल और गमले लगाती है और पीहू अपने जादू से खिलौने ले आती है। तभी आलिया कहती है, माँ देखो, हमारा नया घर, इसमें हम 5 आपके साथ रहेंगी। हाँ, घर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने की हर चीज भी है, पर तुम 5 ठीक नहीं लग रही हो। देखो तुम्हारे नाखून कितने गंदे हो रहे हैं, दांत पीले हैं और बाल तो ऐसे लग रहे हैं 5 के जैसे कि 10 साल से नहाई नहीं हो। अब से रोज नहाना है। हाँ नहीं नहीं माँ, हम तो चुड़ैल, हमें नहाने की क्या जरूरत है? मैंने बोला ना, अब से तुम नहाओगी और अच्छे से रहोगी। ठीक है माँ। तभी सुमन अपनी 5 बेटियों के नाखून काट देती है और मोनिका राधिका के बालों को शैम्पू करके काट देती है। 5 बहन नहा कर आती है, जिसके बाद वो बहुत सुंदर लगती हैं और उनकी बलाएं लेकर सुमन कहती है, आहा, अब लग रही है ना मैं 5 मेरी बेटियां, और मेरी पीहू तो बहुत प्यारी लग रही है फ्रॉक में और 2 चोटी करके। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, तुम सब इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो पहले से। ऐसा कहकर सुमन पीहू के माथे पर चूमती है। माँ, आप पहले हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम इतने बेढंगे दिखते थे, पर अब आप हो। माँ, हमारे साथ छुपन छुपाई खेलो ना। हाँ बेटा, जरूर। तभी सुमन अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को आंखों पर पट्टी बांधकर ढूंढने की कोशिश करती है। तभी सुमन के सिर में लग जाती है। तभी उसकी 5 बेटियां आती हैं और उसके फूंक मारते हुए कहती हैं, माँ माँ, आप ठीक तो हो ना? आपके लगी तो नहीं? मैं फूंक मार देती हूँ। माँ, ज्यादा तेज लगी क्या दीवार? मम्मी, ओई 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 हो गई ना, मैं अभी दीवार की ओई ओई करती हूँ। अरे नहीं नहीं पीहू बेटा, इससे तुम्हारे लग जाएगी, रहने तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो चिंता ही करने लग गई मेरी 5 बेटियाँ। माँ, अब हम दूसरा गेम खेलेंगे जिसमें आपको चोट ना लगे। मैं बताऊंगी वो गेम क्या होगा। तुम दोनों बड़ी हो ना, इसलिए राधिका, मोनिका, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी और चांदनी, आलिया, पीहू, तुम तीनों पढ़ोगे, समझे? ठीक है माँ। ऐसा कहकर सुमन दोनों बेटियों को रोटी सब्जी बनाना सिखाती है। बेटा गोल रोटी बनाओ और मोनिका सब्जी और पकाओ, कच्ची है अभी। ठीक है माँ। तुम तीनों ने पहाड़े याद किए तो सुनाओ अब। मम्मी, मैं सुनाऊं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 8। अरे बेटा, ये 3 तिये 9 होते हैं। अच्छा, 3 तिये 9। शाबाश मेरी बच्ची। माँ, अब रो क्यों रही हैं? इसलिए क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था तुम जैसी 5 बेटी मिलेंगी। चुड़ैल हुई तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से मुझे माँ का सुख जो मिला है। इस तरह एक गरीब औरत अपनी 5 चुड़ैल बेटियों का सहारा बनकर उनके साथ खुशी खुशी रहती है और उन्हें खाना बनाने से लेकर पढ़ाई, कढ़ाई, बुनाई, उन्हें सब कुछ सिखाती है।